कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द सेल, ये सेल इक्वेशन हो गया। आपको जो इलेक्ट्रोड हैं उनके क्या दिए हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और सेल इक्वेशन से क्लियर हो रहा है ये एनोड है और ये कैथोड है। ये जो सफिक्स में लिखा है समझ में आ गया था ना, मैंने कहा था कि अकॉर्डिंग टू IUPAC ये जो लिखने का तरीका है, ये तरीका इस टाइप का होता है कि आपको रिडक्शन पोटेंशियल के मतलब रिडक्शन के फॉर्म में लिखना होता है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होते हैं, तो इसलिए दोनों को ऐसे लिखा जाता है Cr+3/Cr, Fe+2/Fe। कभी इससे हाफ रिएक्शन, यहाँ के सिंबल से हाफ रिएक्शन अगर आप लेने लग गए तो दोनों रिडक्शन के मिलेंगे, कल भी बता रहा था ना मैं ये बात। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में होते हैं, बस इससे मतलब ये है। आपको EMF कैलकुलेट करना है। अगर यहाँ पर ये लिखा होता कैलकुलेट स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल, तो हमें सीधे सीधे यहाँ से एनोड कैथोड का पता करना था। ई नोड सेल इक्वल टू क्या हो जाता है, ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड। लेकिन ये किसी भी कंडीशन में EMF है, माने स्टैंडर्ड कंडीशन में EMF नहीं है, तो इसलिए आप क्या यूज़ करेंगे, फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन। और क्या है वो, ई सेल इक्वल टू ई नोड सेल माइनस 0.0591/n log 10 बेस ऑक्सीडेशन टर्म का कंसंट्रेशन अपॉन रिडक्शन टर्म, ये प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करके भी कर सकते हैं, एक ही बात आएगी। तो यहाँ पर आप देखोगे ई नोड सेल, ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड से आ जाएगा। n जो हाफ रिएक्शन हम यहाँ लिखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। कंसंट्रेशन ये गिवन है, ये गिवन है, तो ऑक्सीडेशन मीन्स एनोड पर होता है तो ये वाला कंसंट्रेशन काम करेगा, रिडक्शन मीन्स कैथोड पर होता है तो ये वाला कंसंट्रेशन काम करेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आप हाफ रिएक्शन ही लिख लेते हैं, राइट हाफ रिएक्शन, और हाफ रिएक्शन लिखेंगे तो सीधे इससे ये Cr से Cr+3, नंबर ऑफ एटम बैलेंस करेंगे 1 1, चार्ज 0 उधर +3, तो कितना चार्ज, और वो सेकंड हाफ रिएक्शन नोट करेंगे तो Fe+2 से Fe, नंबर ऑफ एटम बैलेंस Fe एक एक है, ये +2 है इधर 0 है, तो कितना इलेक्ट्रॉन, तो इधर 3 इलेक्ट्रॉन है उधर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो n की वैल्यू 2 लें या 3 लें, ऐसा तो होगा नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसे बैलेंस करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल करेंगे। तो इस इक्वेशन में आप कितना मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें कितना करेंगे, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है मतलब ये इक्वेशन क्या हो जाएंगे, देखो 2 की मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगी 2Cr+3 6 इलेक्ट्रॉन, और ये हो जाएगी 3Fe+2 6 इलेक्ट्रॉन 3Fe। क्योंकि जो इनके सामने नंबर होते हैं ना, इनका भी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जब कंसंट्रेशन लिखेंगे आप यहाँ पर तो जो ये नंबर, ये कोफिशिएंट होते हैं, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं ना इनको, तो ये कहाँ चले जाते हैं, पावर में। तो अब आप क्या करेंगे, n की वैल्यू 6 हो गई, माने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गए, कंसंट्रेशन वहाँ गिवन है। अब आपके पास ई नोड सेल और होना चाहिए, तो एक ई नोड सेल और अलग से कैलकुलेट करते हैं। तो ई नोड सेल इक्वल टू क्या होगा, ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड। कैथोड कौन है, ये एनोड है ये, तो आप इसको Fe+2/Fe माइनस Cr+3/Cr लिखेंगे। इसके बाद इनकी वैल्यू -0.45 माइनस, और ये -0.75, ये +0.75, कितना आएगा ये, प्लस में आ जाएगा 30 वोल्ट। बस इसमें आप वैल्यू लिख देंगे इक्वेशन 1 में। अब ये वैल्यू लिखेंगे तो ई सेल इक्वल टू कितना होगा, ई नोड सेल मीन्स 0.30 माइनस 0.0591, एन की वैल्यू कितना आई थी 6, log 10 बेस ऑक्सीडेशन वाला टर्म ये है, और इसका कंसंट्रेशन कितना है 0.1। लेकिन आप यहाँ देखेंगे जब इसकी हाफ रिएक्शन लिखी हुई है Cr, तो वहाँ कितना स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है 2। तो अगर ये 2 है तो इसका क्या करना पड़ेगा हमें, ये पावर में जाता है स्क्वायर, रिएक्शन क्यूटेंट से हम जब लिखते थे, ठीक है, अपॉन फिर क्या है रिडक्शन वाले टर्म का कंसंट्रेशन, रिडक्शन ये हो रहा है तो ये कितना है 0.01 की पावर कितना हो जाएगा, Fe के सामने स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 3,
तो पावर कितना हो जाएगा 3। अब तो इसमें सॉल्यूशन ही करना है। 0.30.0591/6 log 10 बेस। देखो इस पावर को अगर आप सोल्व कर रहे हैं तो अब बच्चों वाली कैलकुलेशन ही बता देता हूँ। 0.01 इंटू 0.01, अच्छा 0.01। अब देखो इधर कितने पॉइंट हैं, एक डिजिट ही 2 0 नीचे, 2 2 4 और 2 6। तो ये फाइनली हो रहा है 0.30 माइनस 0.0591/6 log 10 बेस। ये डिजिट, ये मैंने पॉइंट तो हट ही जा रहे हैं, तो 1 इंटू 10⁶ नीचे वाले, और ये सब ये जो पॉइंट हट जा रहे हैं तो वो भी 1 ही बचेगा, और नीचे कितना आ रहा है पावर 2। ऊपर जाकर ये माइनस हो जा रही है पावर, 6 - 2 4, तो 4 पावर। तो ई सेल इक्वल टू हो रहा है 0.30 माइनस 0.0591/6 log 10 बेस 10⁻। और आपको पता ही है log की प्रॉपर्टी होती है कि जो पावर होती है तो वो सामने आएगी, और फिर 10 बेस 10 होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी 1। तो फाइनली ये हो जाएगा ई सेल इक्वल टू 0.30 माइनस 0.0591/6 इंटू 4, सीधे 4 लिख देते हैं। ये 4 पावर सामने आई होगी ना, और फिर log 10 बेस 10 बचा होगा, तो उसकी वैल्यू कितना होती है 1। अब तो कैलकुलेट कर ही लेंगे इसको, तो फाइनल आंसर भी किस में आ जाएगा भाई, ये भी तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, तो फाइनल आंसर किस में आएगा वोल्ट में। ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में सेल इक्वेशन ही तो चेंज होगी, कंसंट्रेशन ही तो चेंज होगा, क्वेश्चन का मेथड तो यही रहेगा। सपोज कीजिए कंसंट्रेशन में जैसे 0.1 0.01 इस टाइप के टर्म अगर हैं तो आप लॉग टेबल की कोई आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं। लेकिन अगर कंसंट्रेशन में ऐसा हो जाता है कि 2 इंटू 10⁻³ या 2.1, माने कुछ ऐसे लोग के सामने डिजिट आ जाएं 1 के अलावा, 2 2.13, तब आपको क्या करना पड़ेगा, लॉग टेबल की हेल्प लेनी पड़ेगी और लॉग टेबल से वैल्यू देखकर यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। बस इतना ही तो अंतर आएगा, वरना क्वेश्चन ही। एक टॉपिक है, जैसे मान लीजिए 2 टाइप के सेल थे, एक तो था डेनियल सेल और एक था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो डेनियल सेल में तो आपने देखा कि 2 आपके पोर्ट थे, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में देखा पोर्ट एक ही था, इलेक्ट्रोड तो दोनों ही थे। तो उन दोनों टाइप के सेल में जो जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है वो किस वजह से फ्लो होती है? होती तो आयन की वजह से ही है ना, होती तो खैर इलेक्ट्रॉन की वजह से, लेकिन आयन पहले फॉर्म होते हैं और फिर इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होते हैं, एक तरफ एक्सेप्ट होते हैं। लेकिन अगर देखें हमारे चारों तरफ आपने चीज़ें देखी होंगी, जो कंडक्टिविटी का मेन फैक्टर है, कंडक्टिविटी होने का जो मेन फैक्टर है वो है तो इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन 2 टाइप से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। एक तो होता है मेटल की वजह से, और एक किसकी वजह से करता है, इलेक्ट्रोलाइट की वजह से करता है। तो जनरली इसमें तो होते हैं इलेक्ट्रॉन और इसमें होते हैं आयन। तो आपने कोई मेटल देखी होंगी, उनमें इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होता है वोल्टेज अप्लाई करने पर, तो जो कंडक्टिविटी होती है उसको बोलते हैं मेटेलिक कंडक्टिविटी। और जो आपका केमिकल है, मींस इलेक्ट्रोलाइट है, लाइक एज NaCl KCl, उनमें जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं उनका डिसोसिएशन होता है, और वो आयन उसके अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड पर क्या होते हैं, डिपॉजिट होते हैं, मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। उस वजह से जो कंडक्टिविटी होती है या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी। तो ये टॉपिक ये है, डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी। तो मेटेलिक कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी में जो डिफरेंस है, सबसे पहला डिफरेंस क्या है, मेटेलिक कंडक्टिविटी का सबसे पहला डिफरेंस इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी के साथ ये है कि मेटेलिक कंडक्टिविटी मेटल में प्रेजेंट जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं उसकी वजह से होती है। माने मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन मेटेलिक कंडक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी में आयन होते हैं, उनको भी चलो फ्री आयन लिख देते हैं। जो फ्री आयन होते हैं, जब इलेक्ट्रोलाइट के
जो आयन हैं वो डिसोसिएट हो जाते हैं, वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी के लिए। सेकेंड डिफरेंस, यहाँ पर मेटेलिक कंडक्टिविटी में कोई मास ट्रांसफ़र नहीं होता। मीन्स क्या है, नो मास फ्लो। और यहाँ क्या होता है, जब आयन डिपॉजिट हो रहे होंगे अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड पर, अब मान लीजिए सोडियम आयन जा रहा है तो एटॉमिक मास तो उसका मतलब 23 होता है, तो अपने एटॉमिक मास के साथ ही तो डिपॉजिट हो रहा है, तो मास भी ट्रांसफ़र होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी में क्या होता है, मास ट्रांसफ़र हो रहा होता है। पॉइंट में आप कह सकते हैं मेटेलिक कंडक्टिविटी के, मेटेलिक कंडक्टिविटी में कोई केमिकल चेंज नहीं आता, उस कंडक्टर में कोई केमिकल चेंज नहीं आता। आप वायर में देख रहे हो ना कितना सारा इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, लेकिन कोई भी आपने केमिकल चेंज देखा, उस वायर का कलर चेंज होता देखा आपने? कोई ऐसा चेंज देखा कि यार वायर इस मेटल की थी अब किसी और मेटल की हो गई है, ये किसी टाइप का नेचर बदलते देखा? तो इसका मतलब क्या है, नो केमिकल चेंज, कोई केमिकल चेंज नहीं। लेकिन यहाँ पर देखा होगा आपने, यहाँ केमिकल चेंज होता है, क्योंकि अगर आपने जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया हुआ है अपने सेल में और आप उसका करा रहे हैं डिसोसिएशन, मीन्स उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं, तो वो जो सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन था उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होने से क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, आयन अलग अलग हो जा रहे हैं, तो कलर चेंज हुआ होगा, मीन्स केमिकल चेंज होता है, रिएक्शन होगी ना वो, तो NaCl एरो Na+Cl- आयनों का डिसोसिएशन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी में क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। फोर्थ पॉइंट, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो मेटल कंडक्टिविटी क्या होती है, मेटेलिक कंडक्टिविटी, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर ये कंडक्टिविटी, मेटल कंडक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। क्यों होती है डिक्रीज़, मैंने आपसे पहले ही कहा था, मेटल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होता है, उनके कोलाइजन जो है, नंबर ऑफ़ कोलाइजन बढ़ जाते हैं, माने आपस में वो टकराना ज़्यादा स्टार्ट कर दें, ज़्यादा टकराएंगे, ज़्यादा रेस्ट में आएंगे, तो उस टाइम क्या होगी, वो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो गया होगा, तो कंडक्टिविटी कैसी हो गई होगी, कम। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी की बात करें तो यहाँ टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज़ करेंगे तो ये क्या होगी, इस टाइप की जो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी जो है वो क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, सॉरी इंक्रीज़ होगी। क्यों इंक्रीज़ होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ़ फ्री आयंस हैं और वो भी अपोजिट चार्ज आयन हैं, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ होगी। लेकिन अब वो जो अपोजिट चार्ज हैं तो वो अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, प्लस वाला माइनस वाले पर जाता है, माइनस वाला प्लस वाले पर जा रहा होता है, तो उनको तो कोलाइजन करना नहीं है। हालांकि जो पॉजिटिव वाले हैं वो कोलाइड जरूर कर जाते होंगे, लेकिन उतना इफ़ेक्ट नहीं आता। तो कंडक्टिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक इंक्रीज़ ही होती है टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर। ठीक है, क्या होता है रेजिस्टेंस, अभी यही बता रहा था मैं। किसी कंडक्टर में, किसी मेटेलिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो हो रही हो या कह लें इलेक्ट्रॉन फ़्लो हो रहे हों, उनको कोई एक फोर्स ऐसा क्रिएट हो जाए जो उनको अपोज करने लगे, उनके फ़्लो को, माने फ़्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को रोकने की कोशिश करने लगे। कि जब आप किसी मेटेलिक कंडक्टर पर वोल्टेज अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को फ़्लो कराते हैं, तो उस कंडक्टर का खुद से एक नेचर है, उसके अंदर खुद से एक ऐसा फोर्स क्रिएट होता है जो उस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपोज करता है। उसको हम बोलते हैं टर्म को रेजिस्टेंस। हम देखो जैसे ये मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये है फ्री, और फ्री होने से पता कैसे चलता है, जानते हो इनके अंदर इनकी पोजीशन कैसे होती है, ऐसे रेस्ट में नहीं होते कि बस रुका है, तो फिर फ्री कहने का क्या मतलब है, रैंडम मोशन नहीं। ये क्या कर रहे होते हैं, देखो ऐसे जा रहे होते हैं, थोड़ा सा ऊपर को, नीचे को, इधर को, इधर को, इधर को, इधर को, इधर को, इधर को। इसका मतलब ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में अपनी जगह रहकर ही ऐसे ऐसे। तो होता क्या है, जो फाइनल फोर्स है, जो रिजल्टेंट फोर्स है फ्री इलेक्ट्रॉन पर, वो ज़ीरो होता है, क्योंकि जितना ऊपर गया उतना नीचे आ गया इधर। मतलब इन्हें चैन नहीं पड़ रहा मेटल के अंदर। जब वोल्टेज नहीं लगी हुई है तब की बात चल रही है। आप नॉर्मली कोई आयरन वायर उठा के देखेंगे, कॉपर वायर उठा के देखेंगे, उसके अंदर की जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है वो इस टाइप की होगी, ऐसे ऐसे हिल रहा होगा, ऐसे ऐसे हिल रहा होगा, इधर 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 इधर।
तो जो फाइनल रिजल्टिंग फोर्स है उस इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है, नेट फोर्स 0 होता है। तो क्यों कह रहे हैं उसको फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो वैसे भी तो रुका हुआ नहीं है ना, स्टैटिक पोजीशन में नहीं है, मूवमेंट भी कर रहा है और फाइनल डिस्प्लेसमेंट 0 है, इसका मतलब नेट फोर्स 0 है उस पर, इसलिए उसको फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो उसको थोड़ा भी वोल्टेज अगर मिले तो वो क्या करना शुरू कर देगा, फिर उस जिस डायरेक्शन में हमने वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है उस वाली तरफ को भागने लग जाएंगे। जब वो दौड़ रहे होंगे तो आपस में सारे इलेक्ट्रॉन ही दौड़ रहे होंगे, तो आपस में क्या करने लगते हैं, कोलाइड करने लगते हैं, टकराने लगते हैं। टकराने से इलेक्ट्रॉन रुकते हैं, लेकिन लगातार वोल्टेज लग रही है, रुकने के बाद फिर दौड़ते हैं। तो जितना मुझे समय बताने में लग रहा है ना, ये पता नहीं कितना फास्ट हो जाता है। तो वो जो रेस्ट में आते हैं फिर दौड़ते हैं, उस टाइम में जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है रुका ना थोड़ा सा, मीन्स कंडक्टिविटी कम हुई, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कम हुआ, तो इसलिए उस टर्म को क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। और किससे रिप्रेजेंट करते हैं उसको, आर से। इसकी डेफिनेशन आपने ये भी सुनी होगी कि अगर आप किसी कंडक्टर पर वोल्टेज अप्लाई करें तब उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। मींस इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को क्या बोलते हैं हम, करंट फ्लो। और किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। तो वो जो करंट का फ्लो होना है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, अप्लाई वोल्टेज के। ये आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये कांस्टेंट आर, और इस कांस्टेंट को ही बोलते हैं रेजिस्टेंस। इसकी वैल्यू भी वोल्टेज अप्लाई करना और करंट फ्लो पर क्या करेगी, डिपेंड करेगी। यहाँ से R इक्वल टू एक फॉर्मूला हो जाएगा V अपॉन आई। तो जब इसको डेफिनेशन बताई जाती है तो ये कहते हैं ना कि अगर आप किसी कंडक्टर की फिजिकल स्टेट में चेंज ना करें, फिजिकल स्टेट मीन्स जो कंडक्टर का लेंथ है, उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, स्रो वाला एरिया उसको बोलेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया, जो उसकी लेंथ है, उसका जो टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पर वो कंडक्टर है, उनमें अगर चेंज ना लाएं और आप वोल्टेज को बदल बदल कर अप्लाई करें, तब उसमें जो करंट फ्लो हो रही होती है और जो वोल्टेज अप्लाई होती है उसका रेशियो क्या होएगा, हमेशा कांस्टेंट आएगा। माने किसी कंडक्टर की फिजिकल स्टेट में चेंज ना लाएं और आप वोल्टेज अप्लाई करें तो जो करंट फ्लो होती है तो उस अप्लाई वोल्टेज और उस फ्लो ऑफ करंट का जो रेशियो होता है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और वो किसके इक्वल कहा जाता है, रेजिस्टेंस के, आर के। और इसको, इस रेजिस्टेंस की यूनिट, ये सब बातें बताई किसने थी, ओम। तो साइंटिस्ट नेम क्या है, ओम। तो उन्होंने अपने ही नाम से इस आर की यूनिट क्या रखी है, ओम। और इसका सिंबल क्या होता है, ऐसे बना देते, कंडक्टिविटी, या क्या बोलते हैं इसको, कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस रिप्रेजेंट करते हैं इसको कैपिटल सी से। कंडक्टिविटी का सी ले लिया सपोज कीजिए। तो कंडक्टिविटी का मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होना, और रेजिस्टेंस का मतलब क्या था, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का अपोज होना। तो उल्टा लग रहा ना एक दूसरे की बात ये। तो इसका मतलब क्या होता है, कंडक्टिविटी किसको कहते हैं मैथमेटिकली टर्म के अकॉर्डिंग, C इक्वल टू 1 अपॉन, माने किसी भी कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हुआ है, जो क्रिएट हुआ है, उसके रेसिप्रोकल को, उसके इन्वर्स को बोलते हैं कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स या कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर। इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए कंडक्टिविटी की, इसकी यूनिट ओम है। तो इन्वर्स है उसका, तो क्या बोलेंगे, इसकी यूनिट क्या होगी, ओम इन्वर्स। या इसको ऐसे लिख लेंगे ओम इन्वर्स, या इसको ऐसे भी लिख लेंगे ना, ओम इन्वर्स, ओ से लिखा हुआ है, इन्वर्स है मीन्स उल्टा उधर से, तो MHO। क्या बोलेंगे इसको, म्हो, ठीक है, MHO। क्या होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जो सिंपल रेजिस्टेंस है, जो वोल्टेज अप्लाई करने पर फ्लो ऑफ करंट को रोक रहा है, उस रेजिस्टेंस में
जब उसको बताया था प्रैक्टिकली ओम्स ने, तो उसने क्या कहा था, वहीं से आएगा ये टर्म निकल कर। उसने कहा था ये कोई कंडक्टर है, लेंथ इसकी L है, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका A है। क्रॉस सेक्शन एरिया मीन्स जो सिरों पर बनता है उसको एरिया, लेंथ ये है। तब वो ये कह रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है, वोल्टेज अप्लाई करने पर जो इस कंडक्टर में रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, प्रोड्यूस होता है, वो जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के। इसका मतलब क्या हुआ, कंडक्टर की जितनी ज़्यादा लेंथ होगी रेजिस्टेंस भी उतना ही ज़्यादा उसमें प्रोड्यूस होगा। इक्वेशन 1। सेकंड, और ये एक्सपेरिमेंटल है, प्रैक्टिकल के बेस पर कह रहा है वो ये बात। उस कंडक्टर में प्रोड्यूस जो रेजिस्टेंस है वो क्रॉस सेक्शन एरिया के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये सेकंड इक्वेशन हो गई, माने सेकंड टर्म हो गया। इन दोनों टर्म को आपस में आप मिलाएं तो फिर हमें ये मिल रहा है, ये टर्म आ रहा है R प्रोपोर्शनल L/A। ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने पर एक कांस्टेंट आता है जिसको क्या बोलते हैं, रो, और इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, यह बोलते हैं रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। इसका फॉर्मूला अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, रो इक्वल टू RA/L। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, R की यूनिट क्या होती है, तो यूनिट इसकी होगी, R की यूनिट होती है ओम। ये क्या है, A4 एरिया है, एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर अपॉन, ये लेंथ है तो इसकी मीटर, मीटर से मीटर कट हुआ तो यूनिट हो गई ओम मीटर। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट भी क्या होती है, ओम मीटर। समझ में आया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसके लिए एक दो बातें और बताता हूँ। जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है इसमें क्या डिफरेंस होता है सिंपल रेजिस्टेंस से, ये भी तो क्लियर होनी चाहिए ना बात आपको। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो कंडक्टर है, जिस मेटल का वो कंडक्टर है उसकी नेचर पर डिपेंड करता है। इसका मीन्स ये हुआ कि कॉपर वायर है सपोज कीजिए, तो कॉपर वायर के लिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि 4 ओम मीटर है, तो फिर कॉपर के लिए 4 ओम मीटर ही होगी। अगर सिल्वर के लिए 6 ओम मीटर है तो 6 ओम मीटर ही होगी, चाहे आप कितनी लेंथ ले लें, कितना क्रॉस सेक्शन एरिया ले लें। लेकिन कॉपर की सिल्वर की इक्वल होगी ऐसा नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो रो होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, वो किसी भी मेटल के लिए क्या होता है, फिक्स होता है, यूनिक होता है। किसी अदर मेटल का कुछ और होता है। जबकि इस रेजिस्टेंस के लिए क्या बात है भाई, ये रेजिस्टेंस तो अप्लाई वोल्टेज और जो प्रोड्यूस होने वाली करंट है, जो करंट फ्लो होती है उसके रेशियो से कैलकुलेट होता है, तो इंक्रीज डिक्रीज होता है। लेकिन हाँ, उस मेटेलिक वायर के लिए जो रेजिस्टेंस होगा वो फिक्स होगा। वोल्टेज अप्लाई करेंगे, करंट फ्लो उसी हिसाब से वेरी करेगा। क्लियर हो गई बात स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या क्या बोलते हैं इसको, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, पहले से बता दे रहा हूँ। ये के नहीं है, क्या है, कापा, कप्पा भी बोल देते हैं क्योंकि ऐसे लिखा होता है, इसको बड़ी हंसी आ रही है, ऐसे लिखा होता है। अब इंग्लिश है तो कप्पा ही बोलो, क्योंकि इंग्लिश को आप हिंदी में ऐसे ट्रांसलेट कर रहे हैं ना, और वो मैसेजिंग जो चैटिंग चल रही है वो भी अब कुत्ते को KUTT कह रही है, DUG नहीं कह रही है। लिख रहा कोई, जैसे किसी को कहना है कि तू ये है तो वो डॉग नहीं लिख रहा है, वो KUTT लिख रहा है, तो वो इंग्लिश है। तो ऐसे ही इसको पढ़ लो आप, कापा भी बोल देते हैं कुछ लोग, कप्पा भी बोल देते हैं, वो तो अब आपको जैसा बोलना हो। तो ये इससे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस को इससे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर से वही, जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है उसके रेसिप्रोकल को, उसके इन्वर्स को बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो इसको आप ऐसे समझ लो, मैंने पहला टॉपिक पढ़ाया रेजिस्टेंस R, फिर दूसरा टॉपिक था कंडक्टिविटी मीन्स C,
अभी चल रहा है, हाँ, फिर इसके बाद आया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रो। अभी चल रहा है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, कापा। इसको पढ़ा तो ये कंडक्टिविटी उसका रेसिप्रोकल है, इसको पढ़ा तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इसका रेसिप्रोकल है। तो एक ऐसा समझ जाएंगे ना एक जगह लिखने से, तो ये लिखना। तो द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ एनी कंडक्टर इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। इसकी यूनिट क्या होगी? अभी उसकी यूनिट क्या आई थी? रो की, ओम मीटर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये क्या बोल सकते हैं इसको? ओम इनवर्स को हम क्या बोलते हैं? म्यू, म्यू मीटर इनवर्स। ये भी तो होगी। अब देखो वो कह रहा है कि एम से एम कट जाएगा, तो भाई ये म्यू वाला एम है, इंग्लिश वाला एम चल रहा है, और ये मीटर वाला एम रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे मत कर देना कोई, तो कभी दिमाग लगाते ज़्यादा इसमें, कभी हो बच जाए बस। क्या बचेगा? एच ओ बचेगा ना, हो। अरे ढूंढते फिर रहे हो बुक में, मुझसे पूछ रहे हो, किसी और से पूछ रहे हो क्या होता है? हाँ हाँ, ये भी होता है। देखो ओम इनवर्स को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं ओम इनवर्स को? आपको न्यूमेरिकल में ओम इनवर्स मीटर इनवर्स दिख सकता है, म्यू मीटर इनवर्स दिख सकता है, लेकिन एक यूनिट और होती है, क्या बोलते हैं उसको? साइमन। अब मैं ये बताऊं, देखो यहाँ पर तुम्हें एक लॉजिक बताता हूँ। इस ओम इनवर्स को क्या बोल सकते हैं? बोल लो या सीमेन बोल लो। सीमेन भी कई जगह ऐसे हिंदी में लिखा होता है ना, तो साइमन या सीमेन। इस मीटर इनवर्स, तो सीमेन मीटर इनवर्स होना चाहिए, क्योंकि हम ओम इनवर्स को ये बोल रहे हैं सीमेन। लेकिन मीटर इनवर्स ना होकर, तुमने देखा होगा बुक में अगर न्यूमेरिकल इससे किए होंगे, या स्कूल वगैरह में अपने, या इधर उधर कभी बुक देख ली होगी, तो यहाँ ना ऐसे करके यूनिट ज़्यादा होगी, सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। तो अब आपको लग रहा है यार ये कौन सा सिस्टम हो रहा है यूनिट का? ठीक, ऐसा नहीं है सीजीएस वगैरह। इस ओम इनवर्स को ही तो साइमन बोल रहे हैं। ये मीटर इनवर्स की जगह सेंटीमीटर इनवर्स आपकी बुक में इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हम जो इस यूनिट में न्यूमेरिकल कर रहे हैं वो मेटेलिक कंडक्टर के लिए तो कम है, वो सेल के लिए ज़्यादा है। सेल में जो मेटल रोड है, अब आप सोचो कि सेल कितना छोटा सा होता है। अब है तो यानी 1 मीटर 2 मीटर के सेल होते हैं, तो लेंथ क्या होगी इसका मतलब? क्योंकि हम वहाँ पर जो ये जो एल और ए की जरूरत पड़ रही है ना, तुम जानते हो एल और ए हमारे लिए जो सेल में जो होता है, एल और ए क्या होता है? ये सेल है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो एल का मतलब तो होगा इन इलेक्ट्रोड की डिस्टेंस, ये एक्वा सॉल्यूशन। और ए का मतलब होगा जो प्लेट, जो इलेक्ट्रोड उस एक्वा सॉल्यूशन में डिप है, तो जितना एरिया डिप है उस एरिया से मतलब है। और नॉर्मली जब आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं अपना, जो इस समय इलेक्ट्रिसिटी पढ़ ली होगी या पढ़ रहे हैं, वहाँ पर जो एल और ए का मतलब है वो क्या है? आपके मेटेलिक कंडक्टर की लेंथ, और ए मीन्स है उस मेटेलिक कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया। तो वो वैल्यू तो बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, तो वहाँ यूनिट जो लिखते हैं हम किस में लिख देते हैं? मीटर में। एरिया की भी मीटर स्क्वायर और लेंथ की भी मीटर। लेकिन जब हम यहाँ कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो सेल में जो इलेक्ट्रोड की डिस्टेंस होगी, तो लग रहा है वो 1 मीटर होगी। मतलब क्या होगी? जो सेल होते हैं वो, उनके जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो क्या होते हैं? उनकी जो बीच की डिस्टेंस होती है बहुत कम होती है, तो इसलिए हम उसे किस में रिप्रेजेंट कर लेते हैं? सेंटीमीटर। इसलिए आपको मीटर इनवर्स की जगह क्या लिखा मिलेगा? सेंटीमीटर। समझ में आ गई सबको ये बात? तो फिर उनके जो इलेक्ट्रोड हैं वो जो डीप एरिया होगा वो भी कम ही होगा, तो इसलिए सेंटीमीटर। मोलर कंडक्टेंस पे पढ़ लेते हैं, मीन्स मोलर कंडक्टिविटी। अब ये क्या होता है?
माने ये पहला टर्म पढ़ा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और पांचवा है मोलर कंडक्टिविटी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इधर देख, लैम्डा एम से। सॉल्यूशन वाली यूनिट में मोलरिटी किसने पढ़ी है? मोलरिटी किसको आता है? आता है? क्या होती है मोलरिटी? सीधा सीधा कहें तो 1 लीटर सॉल्यूशन वॉल्यूम में सोल्यूट के जितने मोल डिज़ोल्व हों उसको बोलते हैं मोलरिटी। और मोलरिटी मीन्स होता क्या है? कंसंट्रेशन को शो करने की यूनिट है। आप किसी सॉल्यूशन में सोल्यूट कितना डिज़ोल्व है सॉल्वेंट में, सॉल्यूशन में, उसको शो करने की यूनिट है मोलरिटी। तो बस आप ये समझ लीजिए मोलर कंडक्टिविटी का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि आपके पास कोई ऐसा सॉल्यूशन है कि उसका जो वॉल्यूम है वो कितना है? 1 लीटर। आपने 1 मोल सोल्यूट उसमें डिज़ोल्व कर लिया। अब उसमें डिज़ोल्व कर लिया, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई, या जो उसमें फ्री आयन है उनकी वजह से, उन आयन के मूवमेंट की वजह से जो कंडक्टिविटी उसमें प्रोड्यूस हो रही है, जो कंडक्टिविटी क्रिएट हो रही है, उसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। इजी बात समझ में आ रही है? ये जो मोलर कंडक्टिविटी है इसका फॉर्मूला क्या होता है फिर? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी 1000 अपॉन, और यहाँ पर देखो कई बार तो m लिखा होता है क्योंकि मोलरिटी होगी ना फिर वो, क्योंकि 1 लीटर सॉल्यूशन में आपके कितने सोल्यूट के डिज़ोल्व बता रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट का कितना मोल डिज़ोल्व बता रहे हैं? 1 मीन्स मोलरिटी हो गई। तो या तो सीधे m लिखा होगा, या फिर इसको कई बार क्या लिख देते हैं कि कंसंट्रेशन किसके टर्म में होना चाहिए? मोलरिटी के टर्म में। तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है कापा इंटू 1000 अपॉन Cm। ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, और Cm का मतलब क्या समझेंगे? कंसंट्रेशन इन मोलरिटी। ये सीधा सीधा है कि ये मोलरिटी है। ये 1000 क्यों आया हुआ है? क्योंकि मोलरिटी के फॉर्मूले में आता है ना पर लीटर वॉल्यूम में, ये वहाँ से समझ में आ गया। यूनिट की बात करें, क्या होना चाहिए इसका यूनिट? कापा का यूनिट क्या था? ओम इनवर्स। अब मैं सेंटीमीटर इनवर्स लिख रहा हूँ सीधे, समझ रहे हो ना क्यों लिख रहा हूँ? मीटर इनवर्स क्यों नहीं लिख रहा? 1000 की तो कोई यूनिट होगी नहीं। इसकी यूनिट क्या होती है? मोल पर, और लीटर में ना रिप्रेजेंट करें अगर हम इसे, वॉल्यूम की यूनिट को लीटर में ना रिप्रेजेंट करके क्या होगी सेंटीमीटर में? बोलो, सेंटीमीटर क्यूब। अरे पर लीटर को पर सेंटीमीटर क्यूब भी तो बोलेंगे। तो हम मोल पर लीटर ना लिख के क्या लिख दे रहे हैं? सेंटीमीटर क्यूब। फिर क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? ये ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, मोल तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? मोल इनवर्स, और ये सेंटीमीटर की पावर 3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? माइनस क्यों होगी? वो नीचे है, बिल्कुल ऊपर जाएगा ना, कैलकुलेशन में भी फैल गए। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, वो सेंटीमीटर क्यूब है तो क्या हो जाएगा? ये सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अगर इसको लीटर के टर्म में लिखें तो ये लीटर आएगा यहाँ, तो फिर सेंटीमीटर इनवर्स लीटर चलेगा। इस ओम इनवर्स को हम आपको पता ही क्या लिख रहे हैं? साइमन या सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये सब नोट करना है आपने। या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को आप रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा ई से। ये बिल्कुल लैम्डा एम के जैसा ही है। वहाँ पर क्या है? आप पर लीटर या पर सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में, वॉल्यूम वाले सॉल्यूशन में मोल डिज़ोल्व कर रहे थे। 1 मोल डिज़ोल्व कर रहे हैं किसका? इलेक्ट्रोलाइट का। अब आपने उस इलेक्ट्रोलाइट का उतने ही वॉल्यूम में ग्राम इक्विवेलेंट वेट डिज़ोल्व करना है। और मैंने आपको सॉल्यूशन वाले चैप्टर में बताया था कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। क्या होता है ग्राम इक्विवेलेंट वेट? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है जिसका भी मोल है उसका मास अपॉन मोलिकुलर मास। तो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता था मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट होता है? उसके लिए भी सॉल्यूशन में इतना ठीक से मैंने आपको बताया था कि आप 3 कैटेगरी डिवाइड कर लेते हैं, एसिड, बेस और सॉल्ट। एसिड का इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होता है? एसिड का मोलर मास अपॉन बेसिसिटी। और बेसिसिटी मीन्स वो एसिड कितने नंबर ऑफ एच आयन डोनेट कर रहा है।
और बेस का क्या होता है इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला, मोलर मास ऑफ बेस अपॉन एसिडिटी, और एसिडिटी मीन्स नंबर ऑफ OH माइनस आयन जो वो बेस डोनेट करता हूँ, और सॉल्ट में आप डिसोसिएट करके उसके आयन का मास अपॉन नंबर ऑफ चार्ज प्लस एनायन का मास अपॉन नंबर ऑफ चार्ज। तो कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इक्विवेलेंट वेट के अमाउंट के बराबर सोल्यूट को डिसोल्व करेंगे पर लीटर या पर सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम सॉल्यूशन में, उससे जो आयन प्रोड्यूस होंगे उनकी वजह से जो कंडक्टिविटी आएगी उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और रिप्रेजेंट करेंगे आप उसे लैम्डा ई से। फिर इसका फॉर्मूला क्या हो जाना चाहिए, लैम्डा इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन कंसंट्रेशन किस टर्म में आएगा, जो इक्विवेलेंट वेट को अगर आप डिसोल्व करें पर लीटर वॉल्यूम या पर सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में तो उस कंसंट्रेशन को कहते थे नॉर्मेलिटी। तो इसका मतलब कंसंट्रेशन अब किसके टर्म में आएगा, नॉर्मेलिटी के। तो या तो CN लिखो या फिर NE लिख लो कैपिटल, N4 या नॉर्मेलिटी से, ये वही वाला 1000 है जो पर सेंटीमीटर क्यूब की वजह से आता है। ठीक बात समझ में आ रही है सबको। इसका मतलब ये हुआ मोलर कंडक्टिविटी का मतलब हुआ कि पर सेंटीमीटर क्यूब या पर लीटर वॉल्यूम में इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल डिसोल्व करने पर जो आयन प्रोड्यूस होते हैं उनके मूवमेंट से जो कंडक्टिविटी आती है उसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का मतलब हुआ पर सेंटीमीटर या पर लीटर वॉल्यूम में इलेक्ट्रोलाइट का ग्राम इक्विवेलेंट वेट डिसोल्व करने पर जो आयन प्रोड्यूस होते हैं और उन आयन के मूवमेंट से जो कंडक्टिविटी क्रिएट होती है, प्रोड्यूस होती है, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। उसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा एम से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा ई से। फॉर्मूला ये है। इसकी यूनिट की बात करें तो क्या नया हो जाएगा, बस भाई इसकी यूनिट तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, 1000 ऐसे ही है, उसका क्या यूनिट होगा तो नंबर है। CN नॉर्मेलिटी की यूनिट मीन्स इसमें क्या आता है, जैसे वहाँ क्या था मोल पर लीटर या मोल पर सेंटीमीटर क्यूब लिया आपने, तो यहाँ पर मोल की जगह क्या आएगा, ग्राम जी लिख देता हूँ, इक्विवेलेंट अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप इसको ग्राम ना भी लिखो, इक्विवेलेंट लिख लो, इक्विवेलेंट मास से ही क्लियर हो रहा है वो तो। ग्राम इक्विवेलेंट इसलिए कह देते हैं क्योंकि जिसका भी आप इक्विवेलेंट मास निकाल रहे हैं ना उसका मास ग्राम में होना चाहिए, इसलिए इसको स्पेशली ग्राम इक्विवेलेंट भी बोल देते हैं। वैसे इक्विवेलेंट बोलेंगे तो चलेगा। तो इक्विवेलेंट पर सेंटीमीटर क्यूब, फिर ये हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स और इक्विवेलेंट इनवर्स और सेंटीमीटर क्यूब, ये ऊपर जाएगा ना बिल्कुल। तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर माइनस से पावर 3 है तो ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा इक्विवेलेंट, या इसको बोलेंगे ओम इनवर्स को क्या बोलेंगे साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। टॉपिक हो सकता है तो ये यहाँ पर इसको अगर नोट कर लें आप तो ये टॉपिक कितने हो जाते हैं, 6 टॉपिक हो जाते हैं। इन 6 टॉपिक का यूज़ आपका होना है, कोल-राउस लॉ आएगा एक, वेरी इंपॉर्टेंट है ना इस यूनिट से कोल-राउस लॉ। तो ये 6 टॉपिक आपके कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस को लेकर होगा। इसके बाद ये जो लास्ट के 2 टॉपिक आए हैं मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इसमें रिलेशनशिप हो, रिलेशनशिप बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब तो समझ में आ रहा है ना डेल्टा एम डेल्टा ई क्या है। तो रिलेशनशिप बड़ा इजी है, इसका फॉर्मूला लिख लो आप, कापा इंटू 1000 अपॉन CM, और इसका फॉर्मूला लिख लो आप कापा इंटू 1000 अपॉन CN। इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, यहीं पे कर देते हैं, बार बार क्या लिखें। इसको अगर डिवाइड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन लैम्डा ई, और देखो ये पूरा कैंसिल, ये CN बिल्कुल ऊपर और CM बिल्कुल ये नीचे, ये रिलेशनशिप हो गया। इसको भी अगर लिखना चाहते हैं तो ये समझ लो नॉर्मेलिटी लिखा हुआ है और ये मोलरिटी लिखा हुआ है। इसके फॉर्म देखो ये तो ऐसे ही रहेगा, इसमें तो क्या ही नया कर लोगे तुम, लेकिन इस वाले टर्म में नया कर लोगे। CN को कुछ नया मत समझो, नॉर्मेलिटी समझो। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या था, इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन, और मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता था, मोल अपॉन वॉल्यूम इन, ये फिर से कैंसिल। तो एक और रिलेशन किया जा रहा है, इक्विवेलेंट मास अपॉन मतलब इक्विवेलेंट
नंबर ऑफ इक्विवेलेंट और ये नंबर ऑफ मोल। ठीक है। सेल कांस्टेंट क्या होता है? आपने एक फॉर्मूला ही आया था स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के इक्वल। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी आप जानते हो, रो इक्वल टू होता है आर ए अपॉन, ये वैल्यू आप इसमें लिखो फॉर्मूले में, तो कापा इक्वल टू हो जाएगा आर ए अपॉन एल, और कापा की ये वैल्यू हो जाएगी एल ऊपर आर ए। इसको भी अगर आप ठीक से लिखें तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो अलग से 1 अपॉन आर, और इसको आपने लिख लिया एल अपॉन, इस वाले टर्म को बोलते हैं सेल कांस्टेंट, उसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट। तो आपका ये फॉर्मूला एक ये भी हो सकता है कापा का 1 अपॉन आर इंटू सेल कांस्टेंट। और ये मैंने बता दिया ना एल और ए क्या है, किसी सेल में एल है जो इलेक्ट्रोड लगे हैं उनके बीच का डिस्टेंस, और ए है वो इलेक्ट्रॉन जितना डिप है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट में वो एरिया, और एल अपॉन ए पूरी क्वांटिटी को बोलेंगे सेल कांस्टेंट। तो एक फॉर्मूला ये हो गया कि हो सकता है न्यूमेरिकल में सीधे सेल कांस्टेंट गिवन हो, इसको रिप्रेजेंट कई बार ना जी से कर देते हैं, जी के ऊपर ऐसे स्टार लगा रहता है, तो सेल कांस्टेंट को जी स्टार भी बोल देते हैं। बाकी ये आपका सिंपल रेजिस्टेंस है। किसी सेल का कंडक्टिविटी, सेल का जो कंसंट्रेशन है वो हमें नॉर्मलिटी के टर्म में गिवन है, वो नॉर्मलिटी के टर्म में दिया है 0.5 n। उसी कंडक्टिविटी सेल का जो रेजिस्टेंस दिया है वो दिया है 25 ओम। वो जो सेल में इलेक्ट्रोड लगे हैं उनकी जो डिस्टेंस है वो है 1.6 मीटर, और जो एरिया है इलेक्ट्रोड का, जो एरिया है वो कितना है 3.2 सेंटीमीटर। अब आपको कंडक्टेंस बताना है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कापा एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, while the electrode distance between distance between electrodes L equal to 1.6 centimeter and the area of electrode is 3.2 centimeter square, ये भी गिवन है। तब आपको सीधे C की वैल्यू, मतलब हमने सारा क्वेश्चन का डाटा नोट कर लिया, और क्वेश्चन करने का सबसे इजी तरीका यही है कि आप जो वैल्यू आपको दी हैं वो नोट कर लो, जो समझ में आ रहा है कि इसका सिंबल के साथ नोट कर लो, फिर जो कैलकुलेट करना है उसके सिंबल नोट कर लो, और फिर उनके फॉर्मूले लिखो। तो C इक्वल टू कितना होता है 1 अपॉन, और 1 अपॉन आर का मतलब हो गया 25, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 0.10 हो गया, 0 100 हो गया, और फिर 4, और यूनिट होती है ओम की, सॉरी आर की ओम, तो इसलिए हो जाएगा ओम इनवर्स। तो कंडक्टेंस हो गया 0.04 ओम इनवर्स। और पता ही है वो 0 पॉइंट करके लिखते हैं, वो कौन सा नोटेशन है, साइंटिफिक नोटेशन होता है, वैसे भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद है कापा। तो कापा का फॉर्मूला क्या था 1 अपॉन रो, तो 1 अपॉन रो से लिखने से कोई फ़ायदा नहीं ना, फॉर्मूला तो ये था, इसकी डेफिनेशन इसी से लिखी थी। लेकिन अगर आप रो लिखते हैं तो रो तो कहीं कोई डाटा है नहीं है, हालांकि रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल, तो इसी को मैंने चेंज करा के एक फॉर्मूला ये नहीं लिखा दिया था 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए, माने सेल कांस्टेंट। तो यहाँ पर सारा आपको पता ही है। फिर से ये 25, 1.6 और ए कितना हो गया 3 पॉइंट, कर लेंगे कैलकुलेटर से, ये 2 और ये 1/50, ये पॉइंट से 10, 0 से 100, 0.02 क्या कापा है ना, तो क्या यूनिट होगी, क्या कहा था मैंने, कि सेंटीमीटर इनवर्स में लिखना आना तो चाहिए, वही एम के सिस्टम है, एसआई सिस्टम। लेकिन आपको मैंने कहा था कि जो डिस्टेंस होती हैं वो कैसा होती हैं, बहुत स्मॉल डिस्टेंस होती है ना, सेल में इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस होती है, इसलिए हम उसको सेंटीमीटर में, तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर। इसके बाद क्या है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, कापा इंटू 1000 अपॉन CM, मीन्स नॉर्मलिटी, कंसंट्रेशन नॉर्मलिटी के टर्म्स में। और ये सब वैल्यू आपको गिवन है। कापा कितना है यहाँ से 0.02 1000 अपॉन 0.5। इसको आप कैलकुलेशन को सोल्व कर लेंगे। इसकी यूनिट आपको कितना बताई थी मैंने, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट
इनवर्स, या ओम इनवर्स की जगह क्या बताया था मैंने, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट, ठीक है, जो भी वैल्यू है। तो ये सीधे फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल आपको दिखेंगे, वो जो 6 टॉपिक आपने पढ़े हैं कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस को लेकर, बस यूनिट इसमें आपको ध्यान रखनी है, और यूनिट से ही आपको ये भी पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू, माने किस टर्म की आपको वैल्यू वो दी है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल की लैंग्वेज है ए 0.05 m। जैसे ये 0.05 m गिवन है तो इसका मतलब कंसंट्रेशन होगा सेल सॉल्यूशन का। ए 0.05 m NaOH सॉल्यूशन ऑफर्ड ए रेजिस्टेंस ऑफ 31.6 ओम। तो इस बार कैपिटल M लिखा है, तो इसका मतलब जो कंसंट्रेशन है वो किसके टर्म में है, मोलैरिटी के टर्म में है। ये ऑफर्ड रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना हो रहा है 31.6 ओम इन ए सेल इफ द सेल कांस्टेंट ऑफ द सेल इज, सेल कांस्टेंट है मैंने क्या कहा था, G स्टार, या आप उसको कहते हो L/A, और ये वैल्यू कितना है 0.367 सेंटीमीटर इनवर्स। डिटरमाइन द मोलर कंडक्टिविटी, तो मोलर कंडक्टिविटी आपको बतानी है। फिर इसके लिए क्या करेंगे आप, मोलर कंडक्टिविटी का सिंबल लिख लेंगे लैम्डा m। तो अब आप देखो, जो वैल्यू हमें समझ में आई उस न्यूमेरिकल लैंग्वेज से वो डाटा हमने नोट कर लिया, जो फाइंड करना है उसका सिंबल लिखा, इस सिंबल का आप फॉर्मूला लिख लो, तभी कुछ आइडिया आएगा कि करना क्या है, तो रटाफिकेशन करना नहीं ना पहले से। तो लैम्डा m इक्वल टू कितना होता है, कापा इंटू 1000 अपॉन Cm। अब इसमें देखो हमको क्या पता है, जो पता है ठीक है, जो नहीं पता है फिर वो कैसे आएगा। तो आप देखेंगे Cm तो पता ही है, ये कापा नहीं पता है, तो कापा कैसे कैलकुलेट करेंगे, कापा का ही फॉर्मूला क्या है 1/r इंटू सेल कॉन्स्टेंट। तो आप देखो r गिवन है, यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे, L/A पूरा का पूरा गिवन है, L और A अलग से है नहीं, तो L/A पूरा गिवन है, तो कापा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/31.6 और L/A की वैल्यू होगी 0.367। इसको सोल्व करके ये वैल्यू आप इस फॉर्मूले में लिख लोगे, माने यहाँ कापा आ जाएगा 1000 पता ही है, और Cm यहाँ से आ जाएगा मोलर कंडक्टिविटी। यूनिट आपको पता है क्या है, यूनिट इसकी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हो जाएगा ना मेरे को। सॉल्यूशन ऑफ ए वीक मोनोबेसिक एसिड हैज़ ए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ इतना एट 18 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट आर द इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टेंस ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज से जो समझ में आए, NY50 का मीन्स क्या हो गया भाई, ये कंसंट्रेशन आपको नॉर्मेलिटी के टर्म में गिवन है, ये 1/5, चलो कोई नहीं, इंटू 10⁻³ ओम क्या होता है इसका, एट 18 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का यहाँ कोई मतलब है नहीं। व्हाट आर द इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टेंस ऑफ दिस सॉल्यूशन, तब आपको लैम्डा E बताना है और लैम्डा M बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, जो वैल्यू समझ में आई वो नोट कर ली, जो आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है उनके सिंबल लिख लिए, इनमें से कोई सा भी एक सोचो आप। तो लैम्डा E, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, लैम्डा E इक्वल टू कितना होता है भाई, कापा इंटू 1000 अपॉन Cn। तो Cn तो है, कापा नहीं है, 1000 है, तो कापा कैसे आएगा 1/ρ से, और रो है आपके पास, तो कापा आ जाएगा यहाँ पर। वो कापा की वैल्यू आप यहाँ लिख लेंगे, Cn की वैल्यू यहाँ से लिख लेंगे, लैम्डा E आ जाएगा, यूनिट पता है। इसके बाद जब आप लैम्डा M कैलकुलेट कर रहे होंगे तो वहाँ आएगा कापा इंटू 1000 अपॉन Cm। ये जो कापा है जो यहाँ से आया होगा वही वैल्यू यहाँ काम कर देगी भाई। सेल का तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी वही रहेगा, सेल तो चेंज नहीं हुआ है ना, 1000 आपको बताइए। ये यहाँ पर जो कंसंट्रेशन गिवन है वो नॉर्मेलिटी में गिवन है, लेकिन आपको यहाँ मोलरिटी के टर्म में चाहिए, तो फिर मोलरिटी के टर्म में क्या आएगा, तो आप क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ेंगे, वहाँ लिखा है ए मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड। तो नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में एक रिलेशन होता है, क्या रिलेशन बताया था मैंने, नॉर्मेलिटी इक्वल टू है मोलरिटी इंटू बेसिसिटी।
तो मोलरिटी नॉर्मलिटी कितना गिवन है आपकी 1/50, मोलरिटी इंटू बेसिसिटी कितना है मोनोबेसिक, मोनोबेसिक मीन्स वो एक एच आयन डोनेट करने वाला है, तो मोलरिटी भी कितना हो जाएगी 1/50। अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सपोज कीजिए अगर वो डाइबेसिक एसिड लिखता तो हम बेसिसिटी यहाँ 2 लिख लेते, फिर वो 100 होता, 1/100 होती मोलरिटी, तो बस इस कंसंट्रेशन को यहाँ पर लिख देंगे मोलर कंटेंट। इसमें 2 कंडीशन है, तो इसलिए क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है थोड़ी सी बड़ी होगी। अब बड़ी क्वेश्चन की लैंग्वेज देख के भी कई बार डर लग जाता है कि टफ क्वेश्चन होगा, क्योंकि ऐसे वाले क्वेश्चन ठीक लगते हैं ना, आप ये रेजिस्टेंस ये है, कंडक्टेंस बता दो, सीधे फॉर्मूले लिख लो, तो बड़ी लैंग्वेज देख के डरना नहीं है, ठीक है। क्या है सुनेंगे। व्हेन ए कंडक्टिविटी सेल इज फिल्ड विद 0.02 m aqueous solution of KCl, the resistance is 350 ohm. On filling the same cell with 0.01 n solution sodium acetate, the resistance is found to be 1158 ohm. अभी मैं इसको पढ़ रहा हूँ, समझा दूंगा इसे ना एक एक लाइन। इफ़ द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.02 n KCl is 27.7 into 10⁻⁻4 ohm inverse centimeter inverse, then calculate the equivalent conductance of sodium acetate solution. इस क्वेश्चन को आप ऐसे समझिए, सेल है कोई, एक बार उसमें जो एक्वस सॉल्यूशन सॉल्ट यूज़ किया है, एक्वस सॉल्यूशन साल्ट का जो यूज़ किया है वो क्या यूज़ किया है KCl। तो यहाँ मैं ऐसे लिख देता हूँ फॉर KCl सॉल्ट सॉल्यूशन, या कह सकते हैं फर्स्ट कंडीशन। और इसी के इधर लिख लेता हूँ सोडियम एसीटेट है, क्या फॉर्मूला होता है सोडियम एसीटेट का CH3COONA, पता है नहीं पता है? इसको भी आदित्य में बहुत अच्छे से याद करना बताऊंगा। जैसे तुम्हें आदित्य कहते हैं ना, कोई लॉजिक है इस बात का कि तुझे आदित्य कहते हैं? मम्मी पापा ने जब नाम रखा होगा, या किसी पास पड़ोस वाले ने नाम रखा होगा, या किसी रिलेटिव से सजेस्ट किया होगा, तो तुम्हारे जितने नाम हैं उनका कोई लॉजिक है कि किसी लॉजिक से रखे थे उन्होंने नाम, तब भी तुम्हें याद है। कितने फ्रेंड हैं तेरे? बहुत हैं। अब पहली बार जब हम साइंस के स्टूडेंट होते हैं ना, तो हमारे ना बोलने से ही पता चल जाता है कि हम लॉजिकल बोलें, लॉजिकल सोचें। कैसे? मैंने पूछा कितने फ्रेंड हैं, तूने कहा बहुत सारे। तुझे पता है कि स्पेशली मैथ में बहुत सारों को इनफाइनाइट कहते हैं, और उस इनफाइनाइट को लाने के लिए कितने सारे मैथमेटिशियन ने सब काम किए। तो इनफाइनाइट तो होंगे नहीं, क्योंकि आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं तो वहाँ भी काउंटिंग हो जाती है। तो बड़े बड़े तुमने देखे होंगे ना, जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जो बड़े हैं वो भी कह देते हैं साहब मेरे इतने मिलियन हैं। तो आदित्य तो मिलियन में भी नहीं बता रहा है। तो रीज़न क्या है? क्योंकि हमारी मेंटलिटी या हमारी जो बातें होती हैं ना साइंस के अकॉर्डिंग नहीं होती, और पढ़ रहे होते हैं साइंस। इसको ऐसे सोचो कि मैंने पूछा कि तुम्हारे कॉलेज में स्कूल में कितने रूम हैं, तो फिर आपने आंसर दिया बहुत सारे। किसी टीचर से पूछा बहुत सारे, ऐसे नहीं। अगर तुम कह दोगे कि साहब 32 रूम हैं, तो सामने वाला क्या सोचेगा? अब यार इसने तो काउंटिंग की, अब वो कौन सा गिन रहा है वहाँ पे कि 32 हैं, लेकिन उसके माइंड में आपकी इमेज सेट होगी, यार इसको पता है अपने स्कूल के बारे में सब बातें। चलिए मैं जिस टॉपिक की बात कर रहा हूँ उस पर आ रहा हूँ। तो जैसे आपने नाम रखे हुए हैं वो बिना किसी लॉजिक के हैं, और आप कह रहे हैं कि मेरे जो नंबर ऑफ़ फ्रेंड हैं बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसा मान लेते हैं कि फेसबुक के काउंट कर लेता हूँ 5000 फ्रेंड हैं, स्नैपचैट इंस्टा वाले जो फ्रेंड हैं आपके वो सब मिला के ऐसा मान लेता हूँ कि आदित्य के 1 लाख फ्रेंड हैं। तो इन 1 लाख में मैं ऐसा मान रहा हूँ कि इसको मोस्टली के नाम याद ही होंगे कि वो वाला है वो वाला, अगर उनसे इसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो रहा होगा। लेकिन अगर वो नाम याद होंगे तो लॉजिकल नाम याद नहीं होंगे इसे, बस हाँ कि मेरे टच में रहता है मुझे याद हो गए। लेकिन उन 1 लाख में कुछ नाम तो फिर भी ऐसे हैं कि जो आपको याद नहीं है। और यहाँ नाम कैसे हैं सारे जो केमिकल वाले नेम होते हैं, वो लॉजिकल होते हैं ना नाम, फिर भी हमें याद नहीं होते। वहाँ तो कुछ नाम ऐसे हैं 1 लाख में से जो हमें याद नहीं हो रहे हैं, मोस्टली याद ही हो गए हैं, हम याद है। लेकिन अगर मैं इससे पूछने लग जाऊँ ना कि केमिस्ट्री के 1000 केमिकल के नेम याद हैं क्या, तो ये कहेगा नहीं याद है मुझे। यही क्या, और भी सारे बच्चों की यही स्थिति होती है। रीज़न हमारे नाम लॉजिकल नहीं, फिर भी हमें याद है।
पास पड़ोस वाले। लेकिन केमिस्ट्री में जो नेमिंग है वो लॉजिकल है, फिर भी याद नहीं होते क्योंकि हमें वो लॉजिक ही नहीं पता होता एक्चुअल में क्या है। लॉजिक पता नहीं होता, फ्रेंडशिप इनसे होती नहीं, तो अगर फ्रेंडशिप होती तो याद हो जाते। तो इसलिए हमने फ्रेंडशिप भी करनी है और लॉजिक भी याद रखना है। कैसे? पूरी केमिस्ट्री में CH3COO को एसीटेट बोलते हैं। तो जब मैं आपको ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा ना स्पेशली तब बताऊंगा ये बातें, अभी थोड़ा सा आ गया तो बता दे रहा हूँ। CH3COO क्या बोलते हैं? एसीटेट। और Na को क्या बोलते हैं? तो मिलाकर बोलेंगे सोडियम एसीटेट। अब CH3COO कुछ नहीं होता एक्चुअल में। और देखो तुम्हारे साथ कितना बढ़िया है, क्या लगाता है सरनेम पीछे? कुमार। जैसे सरनेम किसी का कुमार है तो आदित्य अलग है और कुमार अलग है। आदित्य भी स्टेबल है और कुमार भी स्टेबल है, सरनेम भी स्टेबल है। यहाँ देखोगे आप CH3COO- ये कोई नहीं होता, ये आयन है तो एसीटेट आयन बोलेंगे फिर इसको। तो इसको कोई ना कोई चाहिए जोड़ना है। अगर मैं आदित्य कुमार को आदित्य बोलूँ चलेगा, या कह दूँ कुमार इधर देखो तो भी चलेगा। अगर कह दूँ आदित्य कुमार तो भी चलेगा। लेकिन अगर मैं कह दूँ CH3COO- एसीटेट तो तुम बोलोगे ना किसका एसीटेट? आदित्य नहीं पूछेगा किसका कुमार, और कुमार नहीं पूछेगा किसका आदित्य। समझ रहे हैं मेरी बात अब? तो यहाँ पर लॉजिक है ना कि एसीटेट, आपको ये पता है कि CH3COO- होता है, इसके पास एक ऐसा चिपकाना है पॉजिटिव वाला, इसका नाम एसीटेट आयन है, इसके साथ चिपकाना है पॉजिटिव वाला, तो उस पॉजिटिव आयन का कुछ नाम होता होगा। सोडियम चिपकाया तो सोडियम एसीटेट। अब देखो ये भी एक बहुत अच्छी बात है, Na+ को आप चिपका रहे हैं, वो चिपकेगा तब जब आयन फॉर्म में होगा, मतलब इससे कंबाइन होगा, मिलकर ये बनी रहा है सोडियम एसीटेट। सपोज कीजिए इस CH3COO- के पास C आ जाए तो Ca जो आयन होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके आयन होता है ना, Ca पॉजिटिव, Ca+2। अब Ca इससे अगर कंबाइन हो रहा है तब जो फॉर्मूला यहाँ पर इसके साथ बन रहा था वो तो बन रहा था CH3COO में, क्योंकि इसकी पॉजिटिव होने का मतलब है कि उसकी जो वैलेंसी 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वैलेंसी, वो इधर लिखेंगे। इसकी भी 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की वैलेंसी की वजह से वैलेंसी 1 है तो उसकी उधर लिखेंगे। तो फॉर्मूला बना CH3COO। और इसके साथ इसे अरेंज करोगे तो इसके पास 2 वैलेंसी है, तो इसकी वैलेंसी उसके नीचे, तो क्या होना जाएगा ये CH3COO का होल ट्वाइस और Ca के नीचे तो बनाएगा, उसकी वैलेंसी तो बेचारे की बनी है। अब तुम मुझे बताओ, कभी ऐसे लिखा देखा तुमने अपने नामों में आदित्य ट्वाइस कुमार या कुमार ट्वाइस आदित्य? इसको क्या बोलेंगे फिर अब नेम? कैल्शियम एसीटेट। ये भले ही होल ट्वाइस हो जाए, ये बहुत छोटी बात है, लेकिन बहुत डिटेल और डीपली आप अगर जान गए तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा केमिकल के नेम याद होंगे तो ऑर्गेनिक में रिएक्शन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या बोलेंगे इसको? कैल्शियम अभी भी एसीटेट ही बोलेंगे, क्योंकि CH3COO तो होता ही एसीटेट है। अब ऐसे नहीं बोलेंगे कैल्शियम होल ट्वाइस एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट। ठीक है, ये दोनों केमिकल बड़ा ऑर्गेनिक में यूज़ आएंगे। फिलहाल सेल पर आ जाते हैं। तो आपका सेल एक ही है, उस सेल में जो इलेक्ट्रोड लगे हैं, जिस भी इलेक्ट्रोड से वो बना है, इसमें क्लियर नहीं है न्यूमेरिकल में, आपके 2 प्लेट लगी हैं तो 2 इलेक्ट्रोड लगे हैं, लेकिन डिफरेंट इस बात का हो रहा है, एक बार तो सॉल्यूशन किसका ले रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइट है KCl। इसको क्या बोलेंगे? पोटेशियम क्लोराइड। मैं इस पर भी बता सकता हूँ तुम्हें बातें। Cl को आप कहते रहते हो बार बार क्लोरीन एटम, ऐसे लिख दो तो कहोगे क्लोरीन मॉलिक्यूल कह लो या क्लोरीन गैस, और ऐसे लिख दो तो क्या कहोगे? क्लोराइड आयन। कुछ इसको भी क्लोराइड पढ़ रहे हैं। ये हैं वो छोटी छोटी बातें जो आपको नेमिंग में परेशान कर देती हैं। क्लोरीन एटम, क्लोरीन मॉलिक्यूल या क्लोरीन गैस, और ये क्लोराइड आयन। इसको अगर आपने K के साथ कनेक्ट किया है तो इस K को, तो जब ये K होता है तब भी पोटेशियम, और K+ होता है तो पोटेशियम आयन, लेकिन नाम में कभी आयन बोला नहीं जाता ना। अब ये इससे अरेंज हुआ तो क्या बनेगा? ये KCl, क्योंकि इसकी वैलेंसी 1 है इसके नीचे, इसकी वैलेंसी 1 है इसके नीचे, हुआ KCl। क्या पढ़ेंगे इस टाइम? इसको पोटेशियम क्लोराइड। अब आप कह रहे हैं साहब, आप तो कह रहे थे Cl पर चार्ज ना हो तो उसको क्या बोला जाता है? क्लोरीन एटम। तो ऐसे क्यों नहीं बोल रहे पोटेशियम क्लोरीन एटम? ऐसे इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि Cl जब कनेक्ट हुआ होगा तो Cl- हुआ होगा तब जाके कनेक्ट हुआ होगा। तो इसलिए क्या बोलेंगे? जब Cl किसी से कनेक्ट होगा तो क्या होता है उसका नेम? क्लोराइड, इसलिए होता है पोटेशियम क्लोराइड।
O को ऑक्सीजन बोलते हैं, लेकिन वो कनेक्ट होता है तो क्या बोलते हैं? ऑक्साइड। S कनेक्ट होता है तो सल्फाइड, वैसे क्या बोलते हैं? सल्फर। ये नेमिंग है। तो आपके HCl को बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं। सुनो क्या है ये, देखो इसने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा, फिर आप HCl को हाइड्रोजन क्लोराइड क्यों नहीं बोलते? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक क्यों बोलते हैं? तो इसका सिंपल सा है, जब HCl गैस फॉर्म में होता है तो उसकी नेमिंग होती है हाइड्रोजन क्लोराइड, और जब ये लिक्विड फॉर्म में होता है तो उसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। समझे? तो सेल पर आ रहे हैं, तो सेल है ये, इसमें कोई मेटल इलेक्ट्रोड लगे हैं। एक बार तो आपने एक्वा सॉल्यूशन लिया हुआ है KCl का, फिर इस एक्वा सॉल्यूशन की जगह सॉल्यूशन लिया हुआ है सोडियम एसीटेट का। समझ गए? सेल वही है, इलेक्ट्रोड वही है, डिस्टेंस वही है, एरिया जो डिप करना है इलेक्ट्रोड का वो भी वही है। ये बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं वैल्यू नोट करूँगा तो कहाँ सेम और कहाँ डिफरेंट है वो आना चाहिए। तो जो क्वेश्चन की लैंग्वेज इतनी बड़ी हो गई है वो दो कंडीशन में क्वेश्चन है इसलिए हो गई है। तो पहला KCl साल्ट सॉल्यूशन लिया, आप पढ़ते हैं देखो इसको फिर से। व्हेन ए कंडक्टिविटी सेल इज फिल्ड विद 0.02 m एक्वा सॉल्यूशन ऑफ KCl, इसका मतलब है कि पहली बार कंडक्टिविटी सेल हम बना रहे हैं तो क्या फिल कर रहे हैं? 0.02 m। m है क्या n है? n है, इसमें m लिखा है, n है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कंसंट्रेशन हमें किसके टर्म में दिया है? नॉर्मेलिटी के टर्म में। फिल्ड एक्वा सॉल्यूशन ऑफ KCl, द रेजिस्टेंस इज 350 ओम। ये हो गया रेजिस्टेंस 350 ओम। फिर है ऑन फिलिंग द सेम सेल विद 0.01 n सोडियम एसिटेट। इस साइड आ जाओ। तो अब कंसंट्रेशन क्या है? नॉर्मेलिटी के टर्म में ही है, तो Cn है 0.01 n सोडियम एसिटेट। द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 1158 ओम। तब रेजिस्टेंस है ये, दोनों वैल्यू समझ में आ गई। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बताना है सोडियम एसिटेट वाले का, इसका कुछ नहीं बताना है। समझ में आ गई बात? क्या करेंगे फिर? क्वेश्चन का जो डाटा है वो समझ में आ गया ना। तो एक बार सेल KCl साल्ट सॉल्यूशन को लेकर बनाया है और एक बार सोडियम एसिटेट को। इसका कंसंट्रेशन इतना है, उसका कंसंट्रेशन उतना है, इसका रेजिस्टेंस इतना है, उसका उतना है। वो कह रहा है कि इतने वाले कंसंट्रेशन का जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो इतना है। तब आपको बताना है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ द सोडियम एसिटेट सेल। आप इस तरफ ही आओ क्योंकि जहाँ कैलकुलेट करना होता है उसका फॉर्मूला लिखो। क्या होना चाहिए इसका फॉर्मूला? Cn तो पता है, कापा नहीं पता ना। कैसे निकालेंगे इसका कापा? कैसे निकालेंगे कापा बताओ? देखो एल और ए सेम होगा, रेजिस्टेंस ही तो अलग है, वो सेल तो सेम ही है ना, तो एल और ए सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि कापा कैलकुलेट करने के लिए आप लिखोगे 1/r इंटू एल अपॉन। अब एल अपॉन ए भी गिवन नहीं है, आर गिवन है, तो वो जो एल अपॉन ए आएगा वो कहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे हम? इस साइड से, क्योंकि जो इस सेल का कांस्टेंट होगा सेल कांस्टेंट, वही इस सेल का सेल कांस्टेंट होगा। क्योंकि सेल कांस्टेंट मीन्स एल अपॉन ए। एल मीन्स डिस्टेंस बिटवीन दीज टू इलेक्ट्रोड्स एंड ए मीन्स एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड डिप्ड इन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो जो मैंने कहा ना क्वेश्चन अगर आप नोट कर लें, वो डाटा नोट कर लें, तो फिर उन वैल्यू के फॉर्मूले लिखते हैं तो उसमें पता चलता रहता है क्या क्या कैलकुलेट करना है। तो एल अपॉन ए कैसे आएगा था? देखो सब अच्छा, हाँ इधर से निकालेंगे ना, तो लिखना तो हमें पहले उधर ही पड़ेगी ना चीज़ें। भाई हमें लैम्डा ही कैलकुलेट करना था, ये फॉर्मूला लिखा। हमें इसमें कापा नहीं मिल रहा है तो हमने ये कापा का फॉर्मूला लिखा। इसमें देखा 1/r पता, एल अपॉन ए नहीं पता, तो एल अपॉन ए यहाँ से तो आ नहीं सकता। तो एल अपॉन ए, तभी तो कह रहे हैं दोनों सेल का एल अपॉन ए तो सेम होगा, तो एल अपॉन ए यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। तो अब इधर आ जाते हैं, तो एल अपॉन के लिए फिर से आप इधर भी यही फॉर्मूला लिखो। इधर कापा पता है, आर पता है, तो एल अपॉन ए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो कापा है 27.7 10⁻⁻⁴, 1/r कितना है 350, और एल अपॉन ए ऐसे ही
तो एल अपॉन ए की वैल्यू अपॉन में होगी तो एल अपॉन ए आएगा। इसको सोल्व नहीं करते, लास्ट में एक साथ ही कैलकुलेशन करनी चाहिए ना, बार बार कैलकुलेशन करते रहोगे तो फिर टाइमिंग में दिक्कत आती है। तो ये एल अपॉन ए, अगर लिखना चाहें आप इसकी यूनिट कितना में लिखेंगे, सेंटीमीटर। अब ये वैल्यू इधर लिख लो बस। तो ये हो जाएगा कापा इक्वल टू 1/r कितना है 1158 इंटू एल अपॉन ए, पूरा यहाँ से ये लिख दिया 27.7 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 350। तो कापा इक्वल टू जो भी आए उसको इस वाली इसमें लिख लेंगे। तो लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा, कापा इंटू 1000 अपॉन सी एन। तो कापा की वैल्यू यहाँ से आएगी 1000 ही होगी और सी एन सीधे आपको गिवन। कर लेंगे वैसे क्वेश्चन। ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस बेरियम क्लोराइड इन 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर हैज़ ए कंडक्टिविटी ऑफ इतना इतना मोल इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। कैलकुलेट मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। आपको बेरियम का एटॉमिक मास दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ। आपको मास ऑफ सोल्यूट गिवन है, माने बेरियम क्लोराइड का जो मास है वो कितना है 2 ग्राम। इसके बाद इसका मोलिकुलर मास कौन है, सोल्यूट है कौन, यहाँ लिख देता हूँ बेरियम क्लोराइड। इसका मोलिकुलर मास कैलकुलेट करें अगर, तो फॉर्मूला है BaCl2। बेरियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 137 होता है और Cl का कितना होता है 35 इस सबको सोल्व कर लेंगे तो कितना आएगा 208। तो 2 ग्राम बेरियम क्लोराइड डिज़ोल्व है 400 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में। तो जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 400 सेंटीमीटर क्यूब। जो डाटा दिया है वो नोट कर रहा हूँ। इसके बाद उन्होंने स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया है 0 पॉइंट माने कापा दिया है 0.0058। यूनिट तो पता ही है ना, मैं बार बार यूनिट नहीं लिख रहा हूँ। तब आपको मोलर कंडक्टेंस बताना है और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बताना है। मेन सेंटीमीटर किसका यूनिट होती है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की। और जबकि थ्योरी में स्पेसिफिक कंडक्टेंस नहीं लिखा है, कंडक्टेंस लिखा है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। तब आपको मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है। डाटा समझ में आया। इसके बाद आप देखो जो कैलकुलेट करना है उसका फॉर्मूला आपने लिखा, ये होता है कापा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी माने CM। 1000 पता है, CM कहाँ से आएगा, ये गिवन नहीं है इसमें, मोलरिटी है ना, कापा गिवन है, ये तो आ गया यहाँ से, इसी में है सब कुछ जो भी है। और ये सॉल्यूशन वाले यूनिट में आपने ऐसा बहुत किया है। मीन्स CM का मतलब मोलरिटी। मोलरिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो मोलरिटी इक्वल टू होता है मास ऑफ सोल्यूट 2 ग्राम अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट 200 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वो कितना है 400 सेंटीमीटर के, लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर लेंगे। यहाँ से मोलरिटी मीन्स इसको मोलरिटी को ऐसे लिख लेता हूँ लो CM। समझ रहे हैं बात को, नहीं समझ रहे हैं, आ जाएगा CM। वो जो CM आएगा यहाँ पे लिख लेंगे, आ जाएगी मोलर कंडक्टिविटी। अब देखो सेकंड बताना है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। फॉर्मूला होता है कापा इंटू 1000 अपॉन CN। क्या करोगे आप इसमें, कापा फिर से पता ही है, ये वाला ही काम करेगा। 1000 पता ही है, CN मीन्स नॉर्मलिटी। और नॉर्मलिटी कैसे आती है, ये देखो अलग से लिख रहा हूँ। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या था, मास ऑफ सोल्यूट 2 ग्राम अपॉन आता है इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। अब इक्विवेलेंट मास यहाँ बता देता हूँ, BaCl2 क्या है, एसिड है, नहीं है ना एसिड। BaCl2 बेस है क्या, बेस भी नहीं है, क्या है ये सॉल्ट। और सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास मैंने कैसे बताया कैलकुलेट करना, इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट ऑफ BaCl2 मीन सॉल्ट है। और सॉल्ट का कैसे कैलकुलेट करते हैं, सॉल्ट में आयन होते हैं, और डिसोसिएट कर लो BaCl2 को, Ba पर 2 प्लस चार्ज Ba++ और 2Cl माइनस। माने अलग से अगर हम लिखें BaCl2 को तो कैसे लिख पाएंगे, Ba++ 2Cl माइनस। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ BaCl2 ऐसे होगा, इसका जो पॉजिटिव आयन है उसका मास ऑफ Ba++ अपॉन नंबर ऑफ चार्ज कितना 2। साइन नहीं लेना, +2 है तो +2 इसलिए लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ चार्ज।
ओनली क्वांटिटी लिखनी है, प्लस निगेटिव आयन वाले का मास, तो मास ऑफ 2Cl माइनस अपॉन नंबर ऑफ चार्ज 2 है, -2 नहीं लिखना। देखो Cl माइनस इसका मतलब 2 बार है ना, तो एक माइनस माने चार्ज कितना है 2, तो वहाँ पर कितना लिखेंगे आप 2, -2 नहीं लिखेंगे। अब देखो बेरियम का मास कितना था, अगर वो आयन फॉर्म में आ भी गया है, ये भी ध्यान से सुन लो, अगर बेरियम आयन फॉर्म में है तो जो बेरियम एटम का मास होगा वही बेरियम आयन का मास होगा। क्यों? क्योंकि बेरियम आयन का मतलब है कि बेरियम एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाने से या एक्सेप्ट हो जाने से एटॉमिक मास पर तो कोई अंतर नहीं आता। बेरियम का एटॉमिक मास कितना था 137, तो बेरियम आयन का भी एटॉमिक मास कितना होगा, नंबर ऑफ चार्ज कितना है 2, 2Cl में 235.5 अपॉन 2। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो 68 आएगा ना, कितना हो जाएगा, इसको ऐड करके कितना आएगा 104। ये क्या है इस समय इसका इक्विवेलेंट मास, और ये कितना हो जा रहा है यहाँ पर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 400 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको क्या लिख लेंगे आप लीटर में इतना, Cn आ जाएगा। और जैसे ही आपका Cn आएगा उस वैल्यू को कहाँ लिख लेंगे आप, यहाँ पर आ जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा कापा इंटू 1000 अपॉन Cn में कापा डायरेक्टली गिवन था, Cn आपको कैलकुलेट करना था, क्योंकि Cn डायरेक्ट ना देकर माने नॉर्मलिटी डायरेक्ट ना देकर उसने ये डाटा दिया था। उसमें भी हमें इतना कैलकुलेशन क्यों करनी पड़ी है, क्योंकि मास ऑफ सोल्यूट हमारे पास था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी हमारे पास था, लेकिन नॉर्मलिटी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास इक्विवेलेंट मास होना चाहिए। तो इक्विवेलेंट मास अगर आपको डायरेक्टली आता है, मैंने सॉल्यूशन वाले चैप्टर में तो बताया, अगर आता है तो इक्विवेलेंट मास सीधे लिखो, और अगर इक्विवेलेंट मास नहीं आता तो कैलकुलेट किया हमने, से दोनों लिखी हैं, मोलरिटी में यहाँ मोलर मास है और यहाँ क्या है इक्विवेलेंट मास है नॉर्मलिटी में। इसको कैलकुलेट करके फिर आपकी मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है कन्फर्म। तो ये सारे न्यूमेरिकल आपके हो गए। इसमें है कोलराउस लॉ, इसको करते हैं कल से क्योंकि नया टॉपिक है, और उस कोलराउस लॉ में ये मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात होगी जो कि आपको ठीक से समझ में आई गई होगी।